नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 152 सीटों पर लगभग 92.6% मतदान दर्ज किया गया, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इस बम्पर वोटिंग ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये भारी मतदान किस और संकेत करता है। जबरदस्त और ऐतिहासिक वोटिंग को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं, कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। वैसे बड़ी वोटिंग फीसदी किसका खेल बनाएगी और किसका बिगाड़ेगी, ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। पर फर्स्ट फेज की बम्पर वोटिंग ने ममता बनर्जी की नींद जरूर उड़ा रखी है। टीएमसी में खलबली मची है और राहुल गांधी ने सरेंडर कर बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी भी कर डाली है। राहुल गांधी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का उभार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार की शासन प्रशासन से जुड़ी नाकामियों की वजह से हुआ है। ममता ने ही बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल दिया है। तो फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद कैसे फंस गई है ममता, नतीजों के पहले किन किन मुसीबतों का सामना कर रही हैं सीएम ममता बनर्जी, आज इसी को समझेंगे और बताएंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ सीधा बंगाल से ही जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, कल आपने बहुत अच्छे से समझाया था कि ये बम्पर वोटिंग क्या इशारा कर रही है। तो फर्स्ट फेज की वोटिंग होते ही ममता किन किन मुसीबतों में फंसती आपको दिखाई दे रहा है कि नजर आ रही है? ये चुनाव कितनी चुनौती ममता बनर्जी के लिए लेकर आया है? ममता बनर्जी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। एक तो जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है कि पहले फेज में टीएमसी पूरी तरीके से, जिसे होता है ना बाढ़ में गांव के गांव बह जाते हैं, इलाका का इलाका टीएमसी का वो इस सुनामी में बह गया। जनता बाहर आई, वोट इन लोगों ने किया और देखिए टीएमसी किस तरीके से बयानबाजी अब करने लग गई है। 2-3 मुसीबतें हैं और मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी कलकत्ता से तो गई ही गई, दिल्ली से भी वो चली गई। जो दमखम टीएमसी का और जो नेशनल पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही थी, वहां से भी बड़ा झटका लगा है। और ये झटका किसी और ने नहीं, राहुल गांधी ने दिया जी। राहुल गांधी का एक वीडियो आता है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी वो इसलिए आई है बंगाल के अंदर क्योंकि ममता बनर्जी ने इस तरह की राजनीति की, जिस तरीके का जो राजनीति इन्होंने किया, उस वजह से ममता बनर्जी की गलतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आई है। ये चुनाव नतीजों से पहले, एग्जिट पोल से पहले राहुल गांधी का ये बयान आ रहा है। अगर आप इसको ठीक रिवर्स क्रोनोलॉजी में अगर आप देखें जी, तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी का अचानक जिस तरह का बयान ममता के खिलाफ आना शुरू हुआ है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। पहली चीज, ये राहुल गांधी वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने पिछली बार ममता बनर्जी की जीत के ऊपर ये कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी की मॉरल विक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं आई, लेकिन ममता बनर्जी जीत गई, कांग्रेस पार्टी सारी सीटें हार गई, तो ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार आप चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को जीता हुआ डिक्लेयर कर रहे हो और इसके लिए दोष आप ममता बनर्जी के सिर पर डाल रहे हो क्योंकि आपने इस तरह की राजनीति की, इसलिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी ने पहले ही मान लिया है। अब राहुल गांधी भी अगर ये बात कह रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो बाकायदा उनको ये फीड दिया गया होगा, बताया गया होगा कि ज़मीनी हकीकत ये है कि ममता बनर्जी हार रही है और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है और कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या इंटरेस्ट है? क्यों कांग्रेस पार्टी ने 70 से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए? हर सीट पे आप चुनाव लड़ रहे हो और अगर आप उसको एक हल्के फुल्के भाषा में अगर आप ये कहें कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे वोट कटुआ का काम कर रही है। जी। और देखिए
कि कल वोटिंग के दौरान क्या हुआ था। कल वोटिंग के दौरान मालदा से सबसे पहले वॉयलेंस की खबर आई। किसके किसके बीच? कांग्रेस और टीएमसी के बीच। तो इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने और वामपंथियों ने कुछ और स्ट्रेटजी अपनाई है और ममता बनर्जी को कैसे नेशनल पॉलिटिक्स में एलियनेट करना है उसका सारा इंतजाम किया गया है। वाकई में सर, राहुल गांधी का ये बयान तो काफी कुछ इंडिकेट कर रहा है। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं राहुल गांधी? हाँ, ये आपने सही कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी आखिर ये इस तरह की क्यों उन्होंने बनाई। अब बात को समझिए। कांग्रेस पार्टी की तैयारी 2029 की है, 2029 की है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर ये एक स्ट्रीम ऑफ थॉट है, वो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि 2029 तक जी राहुल गांधी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बन जाए, राहुल गांधी अकेले प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े हों। तो इसके लिए क्या जरूरी है? क्योंकि पिछली बार चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़े होने लग गए। मध्य प्रदेश का चुनाव होता है तो अखिलेश यादव ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, बिहार का चुनाव होता है तो तेजस्वी यादव ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, महाराष्ट्र में कुछ चुनाव होता है तो वहां शिवसेना एनसीपी ब्लैकमेल करने लग जाती है। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर ये इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर स्ट्रेटजी कि जितनी भी ये रीजनल छत्रप हैं इंडी गठबंधन के, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो स्टालिन हो। हालांकि तमिलनाडु से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है कांग्रेस के लिए और इंडी गठबंधन के लिए। वहां भी लग रहा है कि स्टालिन का जो है वहां सुपड़ा साफ होने वाला है। तो खैर, अब सवाल यहां पे यही खड़ा हो रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को 2029 में प्रोजेक्ट करना है तो आपके सामने सबसे बड़ी बाधा क्या है? भाई, भारतीय जनता पार्टी से तो आपको लड़ना ही लड़ना है, मोदी के खिलाफ तो लड़ना ही लड़ना है, लेकिन आपके नेतृत्व के ऊपर सवाल कौन खड़े करता है? वो टीएमसी खड़े करती है। ममता बनर्जी अपने आप को राहुल गांधी वो लीडर मानने को कभी तैयार ही नहीं हुई और ना कभी तैयार होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको 2029 के अंदर एक छत्र विपक्ष का चेहरा बनना है तो आपको ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, इस तरह के नेताओं के कद को छोटा करना है। अब जैसे केजरीवाल को निपटा दिया, भाई कांग्रेस पार्टी जीती नहीं, लेकिन आपने क्या किया? आपने कई सारे जगहों पे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीधे सीधे शीला दीक्षित के बेटे को आपने खड़ा कर दिया। वो पहले दिन से यही कह रहे थे कि हम जीते ना जीते केजरीवाल को हरवा देंगे, और वही हुआ। तो आपने क्या किया? आपने जो राहुल गांधी के लिए एक चैलेंज हो सकते थे अरविंद केजरीवाल, उसको जो आपने सेट कर दिया, उनको आपने पता ठिकाना उसका लगा दिया। अब यही काम वो पंजाब में होगा कि केजरीवाल की पार्टी वहां पे हार जाए, ये कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेट करेगी, क्योंकि फिर केजरीवाल किसी पोजीशन में नहीं होंगे कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़े कर सके। यही चीज बंगाल में हो रहा है कि ममता बनर्जी को कैसे चेकमेट करना है। मुस्लिम वोट, इसलिए आप देखिए 74 मुसलमानों को आपने टिकट दिया, क्या सोच के दिया जी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो भवानीपुर जहां ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही सशक्त उम्मीदवार को खड़ा किया। तो आप चुन चुन के आप टारगेट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी क्लियर है कि एट एनी कॉस्ट, भाई मोदी से लड़ना है तो लड़ेंगे, लेकिन एट एनी कॉस्ट इंडी गठबंधन के अंदर कोई ऐसा नेता ना पनप जाए जो आगे चल करके ये कहे कि नहीं फिर से लीडरशिप के ऊपर। और अगर ममता बनर्जी जीत जाती है बंगाल, तो उनका पहला निशाना क्या होगा कि भाई अब टीएमसी अकेली पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, ये राहुल गांधी नहीं हरा सकते। ममता बनर्जी अकेली लीडर है जो बार बार प्रधानमंत्री मोदी को हरा देती है। तो इस चीज से बचने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि ममता बनर्जी इस चुनाव को हारने के बाद वो कोलकाता से तो बाहर हुई,
यहां तो सत्ता से बाहर हुई, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी टीएमसी का पूरा वर्चस्व और उनकी जो साख है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सर, आपने अच्छे से समझाया, पर इंडी गठबंधन में कई सारी तो पार्टियां ऐसी हैं ना जो हर मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ खड़े होती हैं। तो क्या ममता वर्सेस राहुल गांधी की लड़ाई अब शुरू हो गई है? देखिए, आपने सही कहा कि इंडी गठबंधन के अंदर और भी कई सारी पार्टियां हैं जो राहुल गांधी के साथ हमेशा खड़ी नजर आ रही हैं। उनके अंदर यहां इंडी गठबंधन के नेतृत्व करने का उनके पास कोई अभिलाषा नहीं है, और उनमें से कई सारे लोग हैं। देखिए, 2 लोग तो सबसे आगे थे जी, जो राहुल गांधी को चैलेंज करके वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल। गुजरात में आपको कुछ वोट परसेंटेज आया और जैसे ही आम आदमी पार्टी बनी, नेशनल पार्टी, उनको ओहदा मिल गया और मनीष सिसोदिया वो आते हैं सामने और सीधे सीधे कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मोदी वर्सेस हु, मोदी वर्सेस यू हु। आज आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन गई, मोदी के खिलाफ वो चेहरा मिल गया और वो चेहरा अरविंद केजरीवाल का है जी। पिछली बार 2021 में जब ममता बनर्जी जीती तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो बंगाल में खेला हुआ, अब दिल्ली में खेला होगा। और ममता बनर्जी दिल्ली आई, मुंबई गई, मुंबई में कई सारे वो कांग्रेसी आर्टिस्ट महेश भट्ट और उनके सारे लोग, आप अगर आपको याद होगा तो आप देखिए कि वहां पे मीटिंग्स होती हैं और सारे लोग, स्वरा भास्कर जैसे लोग, वो कहते हैं कि बस दीदी ही है एक ऐसी नेत्री है जो मोदी से टक्कर ले सकती हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के साथ इस वजह से बड़ा मनमुटाव भी हुआ। वो दिल्ली आते ही राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने बयान दिया कि राहुल गांधी से कुछ नहीं होगा, इनके पास न प्लान है न उनके पास लीडरशिप क्वालिटी है। ये सारी चीजें हुई और यही काम इस चुनाव के बाद भी होता अगर ममता बनर्जी जीतती हुई नजर आ रही होती। अगर ममता बनर्जी जीत गई तो राहुल गांधी के लिए वो खतरा पैदा हो जाएगा। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार इंडी गठबंधन और सिर्फ मोदी को हराने के लिए नहीं, बल्कि राहुल गांधी की साख बचाने, राहुल गांधी के नेतृत्व को स्थापित करने के लिए ये बंगाल के चुनाव में ये स्ट्रेटजी के साथ आई कि जहां कहीं भी हो सके ममता बनर्जी को जितना नुकसान पहुंचाया जा सके वो पहुंचाना जरूरी है। तो ये राहुल गांधी और उनकी टीम की कलाबाजी है कि आज ममता बनर्जी इस तरीके से दिल्ली और कलकत्ता दोनों ही जगह एलिनेट होती हुई नजर आ रही है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी एक साथ कई सारी मुसीबत में फंस गई हैं। ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए कई सारी चुनौती लेकर आया है। कांग्रेस ने भी ममता के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। राहुल गांधी ममता पर निशाना साध रहे हैं और इंडी गठबंधन के अंदर की भी लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। और जिस तरह से बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हुई, तो ऐसे में ममता बनर्जी की वापसी का कोई रास्ता फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको क्या कुछ लगता है, बंगाल में क्या होगा, किसकी बनने जा रही है सरकार? आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।